Hello friends, good morning everyone. Welcome to study channel. We will discuss about M लक्ष्मीकांत. फ्रेंड्स भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत बुक जो है वो सिविल सेवा परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हमने इसकी विषय सूची के बारे में देखा था। आज इसके फर्स्ट लेसन देखेंगे कि फर्स्ट लेसन में हमें क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है। इसका पहला लेसन जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है ये हम एक एक करके देखेंगे। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारी कार्यों तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता और अमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्र के समर्थक के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1940 में एक संविधान सभा का गठन किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। अथापि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इस घटना ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता चला कि भारत में जो ब्रिटिश थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे। और वो कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में आए थे। उन्हें व्यापार करने का अधिकार जो है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा मिला था। पहले कंपनी को सिर्फ व्यापार करने का ही अधिकार था, लेकिन 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। जैसे ही उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ, उनकी शक्तियाँ बढ़ने लगी। और 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, उसके साथ ही उन्होंने भारत का शासन जो है वो अपने हाथों में ले लिया। और तब से 1858 से लेके 1947 तक ये शासन उनके हाथों में रहा। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक उनके हाथों में ही भारत का शासन था। अब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब भारत को संविधान की आवश्यकता महसूस हुई तो 1934 में एम.एन. राय के दिए हुए सुझावों को अमल में लाते हुए 1946 में संविधान सभा की गठन की गई और उसे 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। अब इसका महत्व क्यों है? क्योंकि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। सेकंड पॉइंट है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और इसका थर्ड पॉइंट है, इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया गया। साथ ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिली तथा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता को देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। सेकंड पॉइंट है, इसके द्वारा मद्रास व मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। थर्ड पॉइंट है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। फोर्थ नंबर पॉइंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। 5 नंबर पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर्स कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में उसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया और 1781 में पारित हुआ, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता क्या है? इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। सेकंड पॉइंट है, इसने निदेशक मंडल की कंपनियों के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय की गठन कर दिया। इस प्रकार वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। नियंत्रण बोर्ड को यह अधिकार थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम कहता है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? इसका फर्स्ट नंबर है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम जो है उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसा सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले, अब यहाँ पे ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकंड पॉइंट है कि इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। थर्ड नंबर पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनीय निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। फोर्थ नंबर पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब देखेंगे अब आगे जो है नेक्स्ट 1853 का चार्टर अधिनियम। 1893 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषता, इस फर्स्ट नंबर है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, जिसमें विधान पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्द में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी सांसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई गई थी। इस प्रकार
इस प्रकार विधायी को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। सेकंड नंबर पॉइंट है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। अब 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब मैकाले समिति की नियुक्ति क्यों की गई, तो ये भारतीय सिविल सेवा के संबंध में की गई। इसके सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। थर्ड नंबर पॉइंट है कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। फोर्थ नंबर पोजीशन है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई तथा आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट है ताज का शासन 1858 से 1947 तक। ताज का शासन 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। अधिनियम की विशेषता, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। अब ताज का शासन यह 1858 में भारत सरकार शासन अधिनियम था। इसके तहत जो है कि अब भारत का शासन जो है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया और इसी अधिनियम के तहत जो है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड समाप्त कर दिए। भारत में शासन का द्वैध प्रणाली समाप्त कर दिया गया। थर्ड नंबर पॉइंट है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित की गई थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। फोर्थ नंबर पोजीशन है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष महासचिव को बनाया गया। 5 नंबर पोजीशन है कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक नियमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1861, 1892 और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम